हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो हम लोग जो देख रहे हैं, कल मैंने एक वीडियो डाला था घटना चक्र के नाम से, जो आपका पीजीटी और टीजीटी और साथ ही यूजीसी नेट और जितने भी अदर स्टेट के लेवल के एग्ज़ाम होते हैं हिंदी क्षेत्र से, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, पूछा गया प्रश्न पत्र है और फुल्ली डिटेल के साथ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आप इसे अगर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने वाला है। तो ज़रूर से इसे करें और डेली मैं इसे लेकर आ रही हूँ, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और साथ ही हम लोग 1000 प्रश्नों का MCQ भी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और मैं कंटेंट का वीडियो भी डाल रही हूँ, ठीक है। तो मैं 3 क्लास जो लेकर आ रही हूँ वो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर से देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, जो पीजीटी और टीजीटी बिहार से एग्ज़ाम देने वाले हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हो। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा कर रही हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हम लोग हल करने वाले हैं, उसे देखने वाले हैं। और एक क्वेश्चन के साथ हम लोग 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने, शायद आप लोग को दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया है। देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पीजीटी में पूछा गया है 2005 में। तो ज़रूर से आपको इस सीरीज को करना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो वीर गाथा काल जो नाम दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। और यहाँ पे जितने भी नामकरण हुए हैं, जितने विद्वानों ने दिए हैं, देख लीजिए एक लाइन से दिया गया है। तो आपका बोलिए कि क्वेश्चन कहाँ छूटने वाला है। अगर आप इसे कर लेते हो ना अच्छे से, तो मैं पूरी गारंटी के साथ ये बता सकती हूँ कि आपका क्वेश्चन यहाँ से जो बनने वाले हैं वो कभी छूट ही नहीं सकता है। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखें तो नहीं छूटने वाला है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों द्वारा जो प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, उसका वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है, तो चारण काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल दिया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी प्रारंभिक काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल के नाम से अभिहित किया है। विश्वनाथ प्रसाद वीर काल कहते हैं आदिकाल को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे व्यक्ति हैं जो आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दिए हैं। तो आदिकाल को आदिकाल का संज्ञा देने वाले कौन हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं, राम कुमार वर्मा ने चारण काल और संधि काल, ये 2 नाम आदिकाल को दिए हुए हैं। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो पहला ही है, क्योंकि बीज वपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम है। बाकी ये सही है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। तो वीर काल कौन कहे हैं, तो अभी हमने देखा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल के नाम से किसने अभिहित किया है, तो ये थे रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी। तो देख रहे हैं कितने बार ही ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो अगर आप इस सीरीज को करते हैं तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल युग का नामकरण किसने किया है? तो ये राहुल संस्कृतायन जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है वही है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो राहुल संस्कृतायन जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो राहुल संस्कृतायन जी ने कहा है। तो देख रहे हैं हम कितने ही बार रिपीट किया गया है। तो अगर आप देखें अच्छे से तो आपको पता चल सकता है। अगला क्वेश्चन है, और अलग अलग एग्जामों में एक जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देख लीजिए। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो ये राहुल संस्कृतायन ने, और टीजीटी परीक्षा 2021 में ये पूछी गई थी। तो देख सकते हैं आपको प्रश्नों का जो लेवल है पता चल रहा है। आपको घबराने का कोई काम नहीं है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो अक्सर फैक्ट वाले होते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका कुछ पैटर्न चेंज है, क्योंकि वहाँ से डीप क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं और PYQ लगाते हैं और कंटेंट का जो वीडियो मैंने डाला है वो देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप सफल ना होइएगा। ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता है। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से किसने दिया आदिकाल को बीज वपन नाम? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आदिकाल को बीज वपन काल किसके नामकरण से दिया गया है? देखिए पीजीटी 2005 में पूछा गया है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने किया है? तो देखिए 2003 में भी पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीर काल की नामकरण किसने दिया है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम से किसने आदिकाल हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसको आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आदिकाल का नाम नहीं है? तो ये गद्य काल नहीं है, क्योंकि गद्य काल जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को दिया है। तो इधर आप देख सकते हैं वीरगाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। चारण काल किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने। सिद्ध सामंत काल किसने किया? तो राहुल संस्कृतायन जी ने। तो इस तरह आप देख सकते हैं प्रश्नों का लेवल। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से किसने कहा है? तो ये मिश्र बंधुओं ने कहा है। देख लेते हैं। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करा दूंगी। आगे देख लेते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो दिए हैं आदिकाल, राहुल संस्कृतायन सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। तो 1 का 2 किस में है देख लेते हैं। 1 का 2 तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही दिया जो मैंने अभी बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। गद्य का आविर्भाव जो कि टाइम पीरियड उन्होंने संवत 1900 से 1925 माना है। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान जो कि संवत 1925 से 1950 माना है। और गद्य साहित्य का
गद्य साहित्य का प्रसार जो कि द्वितीय उत्थान उन्होंने कहा है संवत 1950 से 1975, और गद्य साहित्य की वर्तमान गति जो कि तृतीय उत्थान के उन्होंने अंतर्गत रखा है संवत 1975 से अब तक का माना है। तो आप अच्छे से देखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो साहित्यिक भाषा है वो पाली है। तो यहाँ पे विशेष नहीं है, वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है। तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास है, और पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके फैक्ट को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अपभ्रंश के रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि 1184 ईस्वी की है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत ही महत्व है। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि के नाम तो अज्ञात हैं, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द से देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया कि इस खुमान रासों के जो रचिता हैं वो दलपति विजय ही हैं, और खुमान रासों के कवि भी थे। तो ढोला मारू दूल्हा के कवि कौन हैं। तो कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दूल्हा अपने मूल रूप में उपलब्ध तो नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुनाया गाया जाता था उस टाइम पीरियड में। तो ये सुना और गाया जाता था। तो हम लोगों ने ये चारों ऑप्शन को देखा है। ठीक है, चारों ऑप्शन को देखा है। तो हम लोग एक ऑप्शन के साथ चारों ऑप्शन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है। तो यही है भरतेश्वर बाहुबली रास, और इसके बारे में अभी हमने पूरा देखा। अगला क्वेश्चन है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो ये ढोला मारू दूल्हा है, और ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दुहा घना पुराण अच्छई पंक्ति इसकी प्राचीनता की और संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है। तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास है। देख लेते हैं। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो इसके विषय वस्तु को भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन हैं। तो यही शालिभद्र सूरी हैं। तो ये वही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है। तो ये पतंजलि ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में ही पूछा गया है 2015 ईस्वी में। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया है, जिसमें पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विभिन्न रूप जो हैं वो अपभ्रंश कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है अवहट भाषा से तात्पर्य क्या है। तो अवहट यानी कि ग्रामीण अपभ्रंश से लिया जाता है। तो देख लेते हैं इसके फैक्ट को थोड़ा। अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या प्रवृत्ति अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमण
कालीन भाषा रही है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी यानी कि ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार अब्दुल रहमान है। संदेश राचक जो उनकी कृति है, दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, और ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर है, और विद्यापति की कीर्ति लता है। तो ये जितने भी ये कवि और रचनाकार हैं या उनकी रचनाएं हैं, तो ये जितने भी रचनाएं हैं सब किस में है, तो अवहट में है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो शिक्षा को शिक्षा कहा जाता है। तो ध्यान रखना आपको, वही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो ये शरपा थे, और शरपा जो थे सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कहलाए हैं। और शरपा को हिंदी का पहला कवि पहले किसने किया है? तो राहुल संस्कृत्यायन ने। तो आपको ध्यान देना है। चलिए कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम शरपा है। राहुल संस्कृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के शरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था, और उनके शरपा सरोज वज्र पद तथा पद्म वज्र नाम भी मिलते हैं। वो बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप मिलता है, और बोलचाल की भाषा जो प्रारंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। शरपात की रचनाओं का संपादन राहुल संस्कृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। अन्य तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू का हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो एक साथ हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर लिया है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं? देखिए पूछा ही गया है। तो ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त थे, जिन्होंने शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि माना है। तो आप ट्रिक के भी माध्यम से छोटा छोटा जो व्यवहार में आप लाते हैं, तो वो ट्रिक आजमा सकते हैं। जैसे शाली जी किसकी पूजा कर रही हैं? तो गणेश जी की पूजा कर रही है। तो शालिभद्र सूरि को किसने माना? तो गणेश, डॉक्टर गणेश क्या थे? गणेश गणपति चंद्र गुप्त। तो गणपति की पूजा कौन करती है? तो शाली करती है। तो इस तरह से छोटे छोटे आप ट्रिक कोई भी अपना सकते हैं याद करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि सिद्धों का प्रथम कवि है तो कौन था? तो शरपा थे। अगला है कि शरपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो अभी पंडित राहुल संस्कृत्यायन जिक्र भी कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो यही है, शरपा है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो शरपा है। तो एक क्वेश्चन को कई तरह से पूछा गया है ना। देखिए, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो ये राम कुमार वर्मा जी हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि सहजयान के प्रवर्तक हैं, तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो शरपा है, जो कि सिद्ध साहित्य में प्रथम कवि थे। अगला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो ये पुरानी हिंदी कहा है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी पुरानी हिंदी का नामकरण किया है। अगला देख लेते हैं फैक्ट इसके बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो ये काफ़ी फेमस उक्तियां हैं उनकी, ठीक है। तो ध्यान में रखना, आपको पूछा जाता है। इस अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, तो कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा की पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार के अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे, फिर भी
उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? तो प्राकृताभास का। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। देख रहे हैं, उनके फैक्ट से, उनके कथन से क्वेश्चन बन के यहाँ पे तैयार हैं, जो कि पूछे गए हैं। तो जितने भी हिंदी साहित्य से होने वाले एग्जाम हैं, केवीएस एनवीएस देख रहे हैं, आश्रम पद्धति, जितने भी प्रवक्ता इत्यादि जितने भी एग्जाम हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोई एक एग्जाम के लिए इसे ना देखें। आप अगर सभी स्टेट से अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो हिंदी से अगर आप हैं तो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया है। और यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो ये राजा मुंज को किया है। अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? और कई बार पूछा जाता है, इस बार पीजीटी में पूछा गया है। तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू देव जो थे ये 8वीं शताब्दी के निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कोई विवाद इनमें नहीं उठा है। स्वयंभू देव कृत पयुमचर्यु 5 कांड और 83 संधियों यानी कि सर्गों का एक विशाल महाकाव्य है। अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला वही क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि तो स्वयंभू को माना जाता है। फिर वही क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि तो स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश की कृति का नाम क्या है? तो ये है पौमचर्यु। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौमचर्यु किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की है। अगला है कि इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? तो वही पौमचर्यु जो कि स्वयंभू द्वारा रचित है। इसी में क्या लिखा है कि जैन धर्म में जो सीता थी अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। तो ऐसी उटपटांग जो बात है इसी में लिखी गई है। देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। पौमचर्यु स्वयंभूकृत चरित्र काव्य है। ये 5 कांड, देख लीजिए कितने कांडों में है? तो 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो इसके कांड को भी ध्यान में रख सकते हैं यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। और पीजीटी के लिए नहीं उतना इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इसमें कांड आपसे पूछा जाए, लेकिन इसके कितने कांड और कौन कौन से कांड हैं तो हो सकता है कि यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। अगला है कि स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार उनके प्रति है। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं
अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ वर्णन है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। तो ये भविष्यत कहा है। ठीक है, और देख लेते हैं लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए हैं जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल कृत जो है भविष्यत कहा को रखा जाता है, जो उल्लेखनीय है। ठीक है, अगला है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है। तो ये पुष्पदंत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है क्योंकि आप लोग देखें इंटरेस्ट से। तो चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। तो ये पौमचर्यु अभी ये हमने देखा किसकी है, तो ये स्वयंभू की रचना है। बाकी महापुराण जसहर चर्यु और जय कुमार चर्यु किसकी है, तो ये पुष्पदंत की रचना है। और चलिए देख लेते हैं इसके फैक्ट को। पौमचर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं है बल्कि स्वयंभू की रचना है। इनकी दो रचना है, रिठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद, काफ़ी प्रसिद्ध ये रचनाएं हैं। पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जय कुमार यानी नय कुमार, यहाँ पे होगा नय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु, इस तरह के इनके ग्रंथ माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है। तो ये रिठनेमिचर्यु नहीं है। ठीक है, ये सॉरी रिठनेमिचर्यु तो है, ये नहीं है। महापुराण नहीं है, बाकी पौमचर्यु है, स्वयंभू छंद है और रिठनेमिचर्यु है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन देखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है। तो ये अमीर खुसरो थे, और अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम को उन्होंने हिंदवी के नाम से उल्लेख सबसे पहले वही करते हैं, और वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया है। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजलें इत्यादि। तो ये इनकी रचनाओं को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था, जो कि हर एग्ज़ाम में तरह तरह के एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो प्रवक्ता हो, पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, जितने भी एग्ज़ाम में हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूरे बनने के चांस हैं। तो आप ज़रूर से देखिए, क्योंकि आप अगर इस सीरीज को करते हैं तो कोई भी जो प्रश्न है यहाँ से बनने वाले आपका नहीं छूटने वाला है। तो बने रहे मेरे साथ इस सीरीज को करने के लिए। और चलिए आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच। कल फिर मैं एक नई सीरीज के साथ अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच।